प्रत्येक व्यक्ति को सुप्रभात। हम अध्ययन कर रहे थे भाषा व्याकरण का। भाषा में हम पहुँचे हिंदी भाषा। अपनी हिंदी भाषा की लिपि में पहुँचे देवनागरी लिपि। आधारभूत भाषा संस्कृत, संस्कृत से ही देवनागरी लिपि विकसित हुई। यही हमारी मानक भाषा है जो संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में दर्ज है। समस्त राजकार्य इसी भाषा में होते हैं। देवनागरी लिपि हमारी जो प्राचीन लिपियां थी, ब्रह्मी और ख्रोष्टी, तो यह ब्रह्मी लिपि से संबंधित है। पूर्णतया नहीं, लेकिन अधिकतर ब्रह्मी लिपि से ही संबंधित है ये, जिसमें मराठी, कोंकणी, संस्कृत ये भी ब्रह्मी लिपि से ही है। देवनागरी लिपि है ये। तो देवनागरी लिपि के अलावा और भी कई लिपियां हैं, जैसे गुरुमुखी लिपि है जो पंजाबी भाषा की लिपि है। रोमन लिपि है जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। फारसी लिपि है जो उर्दू भाषा की लिपि है। हमें विशेषतः हिंदी की देवनागरी का ही अध्ययन करना था, तो हमने कल पिछले अध्याय में देखा कि देवनागरी लिपि में जो व्याकरणीय व्यवस्था हुई, उस व्याकरणीय व्यवस्था में व्याकरण का सुनियोजित अध्ययन करने के लिए, और व्याकरणी नहीं, किसी भी विषय का श्रेष्ठ अध्ययन करने के लिए हमें उसमें नियोजन करना पड़ता है, उसको बांटना पड़ता है। तो व्याकरण का हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें, उस दृष्टि से व्याकरण को व्याकरणविदों ने 4 खंडों में बांट दिया है। जो खंड वाइज अध्ययन किया जाए। पहला खंड वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। कल आपको बताया कि 44 वर्णों को मान्यता मिली। मानक वर्ण है 44, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। वर्णों के विस्तृत अध्ययन में हम कुछ बातें देखते हैं कि जो 11 स्वर हैं, स्वर और व्यंजन जानते हैं ना। कल अपन ने चर्चा की थी कि मुंह से निकलने वाली वह सूक्ष्म ध्वनि जो अबाध उच्चारित की जाए वर्ण कहलाता है। मतलब जिस ध्वनि के उच्चारण में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो, मतलब सूक्ष्म ध्वनि होती है, वही वर्ण है। और वर्ण का को अच्छी तरह से समझने के लिए वर्ण का विभाजन होता है ध्वनि के आधार पर, कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वो स्वर कहलाते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वो व्यंजन कहलाए। तो इस प्रकार से 11 ऐसे वर्ण जिनमें कम समय लगता है, उनको हमने स्वर का नाम दे दिया। और 33 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में थोड़ा स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उनको व्यंजन का नाम दे दिया। अब बात स्वर की, क्योंकि सभी 11 स्वर भी उच्चारण में एक जैसे नहीं है। इनमें भी कुछ स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, कुछ समय के स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। तो
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम हरीश्वर स्वर कहते हैं। हरीश्वर, ह्रास मतलब अपनी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होता है, हरीश्वर स्वर है ये। और यह हरीश्वर स्वर है ए ई उ री। ज्यादा समय नहीं लगा, ए ई उ री। तो ये 4 हरीश्वर स्वर है। बाकी शेष 7 बचे, उनको दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब लंबा, उच्चारण में थोड़ा सा लंबा समय लगता है और लंबे के लिए यह दीर्घ शब्द का उपयोग कर दिया। दीर्घ शब्द स्वर है ये 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये 7 हो गए दीर्घ स्वर, 4 हो गए हरीश्वर स्वर। तो ये हुए स्वर। अब जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता होती है उनको व्याकरणविदों ने व्यंजन का नाम दे दिया। स्वरों में अन्य स्वर की, अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं हुई, यह खुद अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन ये जो अन्य जो 11 के अलावा जो बच गए 33, वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं, उनको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और जब ये स्वर की सहायता लेते हैं तो ये व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन है अपने क से लेके ख तक। इनकी संख्या 33। अब कहीं कहीं हमने देखा है वाक्यों में या किसी शब्द में कि व्यंजन के नीचे हल चिन्ह, कल हमने अनुस्वार, अनुनासिक, हल, इन चिन्हों के बारे में, ये जो मानक हमारी देवनागरी लिपि के मानक चिन्ह हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हल चिन्ह आपने पढ़ा था कि भाई जिस अक्षर को बोलने में कम समय दिया जाए उसके नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है और वो यही समझाता है कि भाई मेरा उच्चारण थोड़ा सा कम कीजिए आप। तो जब किसी शब्द में स्वर नहीं होता है और बिना स्वर के कोई व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, वहां हल चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे अपराह्न, मध्याह्न, इसमें है को हलंत कर दिया जाता है, मिट्टी, पट्टा, ऐसे। तो ये स्वर युक्त उनका वर्गीकरण करते हैं हम। स्वर युक्त व्यंजन जो है उनको अच्छी तरह से समझने, भाई व्यंजन 33 हो गए, बस इतनी सी बात में पूरी व्याकरण समझ में नहीं आई। वर्ण विचार का अध्याय यही पूरा खत्म समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए हमें कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है, क्योंकि वाणी का प्रत्येक आवाज जो है वो मुख से ही उच्चारित होती है। उच्चारण का मुख्य स्थान मुख ही है, लेकिन मुख में भी अपने उच्चारण के अलग अलग अवयव हैं। जैसे जिह्वा है, होठ है, दांत है, तालू है, नासिका है। ये सब उच्चारण में अपना अपना योगदान देते हैं और ये अपना अपना योगदान देते हैं तभी सही उच्चारण हो सकता है। आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति के दांत गिर जाते हैं और जिसके दांत नहीं होते वो सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है। अगर किसी के नाक में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो सही उच्चारण नहीं कर पाता है। जीभ अगर किसी की कट जाती है बाय चांस, या जीभ उनकी सही
कार्य नहीं करती है तो वो उच्चारण सही नहीं करता है, उसको हम वो क्या कह देते हैं, तोतला। क्योंकि उच्चारण सही नहीं होता ना, इसलिए उसको तोतला बोल देते हैं कि भाई इसका उच्चारण सही नहीं है। हाँ, उसको गूंगा कह देते हैं हम कि उच्चारण सही नहीं है। वो जीभ की प्रक्रिया होती है, उसकी दांत भी उसके सही होते हैं, नाक भी होता है, तालु भी होता है, लेकिन जीवा सही कार्य नहीं करती है। तो इसमें अकेली जीवा का ही मुख्य योगदान नहीं, बल्कि दांत का, होठों का, तालु का, नासिका का और कंठ का, सबका योगदान होता है। ये हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान है। अपने मुख के अलग अलग विभाग हैं ये, जो वर्णों को उच्चारित करते हैं। तो वर्ण का सही वर्गीकरण, सही अध्ययन करने के लिए हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जब वर्गीकरण करते हैं तो व्याकरणविदों ने पाया कि 5 वर्गों में रख दिया इनको। क वर्ग, मतलब क वर्ग में किनको रखा, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, जो सीधे कंठ से ध्वनि निकलती है, उनको क वर्ग में रख दिया है। और इनका एक अलग नामकरण कर दिया, कंठे वर्ण। क वर्ग के जो वर्ण हैं जो कंठ से निकलते हैं, इनका नामकरण हो गया कंठे, कि जिनकी ध्वनि कंठ से निकलती है वो कंठे कहलाए। दूसरा चय वर्ण है। अब चय वर्ण के जो चय, छय, जय, झय, चय वर्ण के जो हैं, ये चय, छय, जय, झय, ये और ये और संगम वाला स, ये वर्ण सीधे उच्चारित होते हैं तालु से। चय, देखिए आप उच्चारण लीजिए, चय अपनी जीवा सीधी टकराती है तालु से। छय, जय, झय, ये स तालु से टकरा रही है। तो तालु से टकराने से ये जो उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया तालव्य वर्ण। कंठ से उच्चारण होने वाले कंठे वर्ण और तालु से उच्चारित होने वाले तालव्य वर्ण। अब कंठ वाले हैं ए, आ, क, ख, ग, ङ, और है। विसर्ग का जो है केवल पूर्ण है नहीं, विसर्ग का है। तीसरा तय वर्ग। तय वर्ग के जो वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ, ये जो वर्ण है ये मूर्धः वर्ण कहलाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, री, से, र, ये मूर्धा वर्ण, मूर्धा से हो रहे हैं ये, और मूर्धा से होने के कारण इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। हाँ, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर अगला वर्ण है तय वर्ण। तय वर्ण है, तय वर्ण में उन वर्णों को रखा गया है जिनका उच्चारण दांत के द्वारा होता है। धातु का बड़ा योगदान होता है इनके उच्चारण में। दंते वर्ण इनको कहते हैं, क्योंकि बिना दांत के इनका उच्चारण सही नहीं होता। जिस व्यक्ति के दांत नहीं होते वो इन वर्णों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो ये दंते कहलाते हैं, जिनमें त, ठ, द, ढ, न, ल और तीसरा स्लेट वाला स, ये आपके हैं दंते वर्ण। अब अगला वर्ण है, अगला वर्ग है पय वर्ग। पय वर्ग में उन वर्णों को रखा गया है जिनके उच्चारण में होठ का, अपने होठों का बड़ा योगदान है। जिस व्यक्ति के होठ कट जाते हैं कहीं किसी आकस्मिक दुर्घटना में, या किसी प्रकार का कोई
उसमें विकार आ जाता है होठों में, तो वो लोग जो है वो व्यक्ति इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण ढंग से नहीं कर पाता है। तो ये है होठों से उच्चारित होने वाले ओष्ठ्य वर्ण। क्या कहते हैं इनको? ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। और ओष्ठ्य वर्ण में प, फ, ब, भ, म, उ। ये देखिए आप होठों का अपने एक अलग प, फ, ब, भ, म, उ। हाँ, होठों ने विशेष क्रिया की है इसमें, तो यह है ओष्ठ्य वर्ण। इनके अलावा अब देखिए कुछ बच गए हमारे वर्ण। कुछ वर्णों के उच्चारण में नाक का बड़ा महत्व होता है, जैसे ड़। अब ड़ बोल देते हैं अपन अपनी भाषा में, कह ख ग घ ड़, घड़ा। इसका सही उच्चारण होता है ng। सही उच्चारण में ये अक्षर है ng। ये ण, न, मैं। अब देखिए नाक अपनी विशेष क्रिया कर रहा है। ण, ये, ण, न, मैं। अब कुछ वर्ण है जिनका नाम दिया है अंतस्थ वर्ण, अंदर से आते हैं ये। अब देखिए ये अंदर से अपने पेट की वायु आ रही है बाहर, ये रे, ल, व, अंदर की वायु आ रही है। अंतस्थ, ये अंदर से आ रहे हैं। और कुछ वर्णों को संज्ञा, अब ये वर्ण उन वर्गों में भी है, उनमें भी इनका नामकरण है, लेकिन अलग से इनका नामकरण यह है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जिसमें जिनके उच्चारण में अधिक ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा जानते हैं ना आप, अपनी अंदर की जो मुंह की भाप जो है, वायु जो है वो अधिक निकलती है, ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं। जैसे श। अब देखिए इनके उच्चारण से पहले ही हवा निकलने लग गई ना, श, 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 है। तो इसमें ऊष्मा का क्षय अधिक होता है, और ऊष्मा क्षय अधिक होने के कारण इनको ऊष्मीय वर्ण कहते हैं। अब 3 अक्षर अपने रह गए हमारी वर्णमाला में, जो देवनागरी लिपि में मान्य है। क्ष, त्र, गे और श्र, 4 अक्षर है। क्ष, त्र, गे, श्र, ये जो 4 अक्षर है इनको श्रुक्त वर्ण का नाम दिया गया है, क्योंकि वर्णों के उच्चारण में तो स्वरों की सहायता ली जाती है, लेकिन इनके उच्चारण में, इनकी रचना में व्यंजन की सहायता ले रहा है। ये स्वर व्यंजन सबकी सहायता ले रहे हैं, इसलिए इनको श्योक्त व्यंजन का नाम दिया गया है। श्योक्त व्यंजन में जैसे क्ष, त्र, गे, श्र। क्ष, क्ष में क, श, ए, क्षय, इनसे बना है क्षय। त, र, ए, त्रय, इनसे बना है त्रय। जय, ये हलंत जय है, इनमें क हलंत है, तय हलंत है। हलंत जय, ये, जय, ये से गे की रचना हुई है। अब गे की रचना दूसरे प्रकार से भी होती है आजकल हिंदी में। ग, ये, ए, ग, ये, ए, इससे भी गे की रचना होती है। और श्रय, स, र, ये आपके 4 हैं।
स्योंकते व्यंजन। तो ये हुई अपने वर्ण विचार की प्रक्रिया, स्वर और व्यंजन, हरिस्वर और दीर्घ, उच्चारण स्थान, उच्चारण के कौन कौन से स्थान हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और नासिके, अंतस्थ, उष्ण। तो 5 स्थान है अपने कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और इनका वर्णों के उच्चारण में 100% योगदान है। अगर इनमें से किसी भी अवयव में कोई विकार हो जाए तो वर्णों का उच्चारण, अपनी ध्वनि का उच्चारण, अपनी वाणी का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ये हुआ आपका वर्ण विचार। और अब आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई देवनागरी लिपि, हिंदी, ब्रह्मी और खरोष्टी जो प्राचीन लिपियां अपनी थी उनमें से ब्रह्मी को ही स्वीकृत करके देवनागरी बनी। संस्कृत के मूल धातु शब्दों का इसमें प्रयोजन हुआ। दूसरी जो लिपियां हैं, खरोष्टी है, उसका इसमें कोई उपयोग नहीं हुआ। तो अब बात हुई भाषा की कि भाई भाषा क्या है। तो भाषा का मतलब होता है कि एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली जिसका अपना एक व्याकरण हो, जिसमें कोई साहित्य रचना लिखी जा सके, वो आपकी भाषा है। और बोली क्या है कि बोली की एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वाणी या उपभाषा जो कुछ लोगों के या सीमित लोगों के विचार विनिमय का एक माध्यम है, जिसमें विशेषतः कोई साहित्य रचना नहीं हो रही हो, वो आपकी बोली है। तो यही भाषा और बोली में फर्क है। जिस प्रकार से अपने जो राजस्थान की भाषा है, डिंगल पिंगल जिसकी लिपि है, अब राजस्थान की भाषा को तो हम राजस्थानी कह देते हैं, लेकिन ये जो ढूंढाड़ी है, अपनी बांगड़ी है, अपनी मारवाड़ी है, अपनी मेवाती है, ये जो बोलियां हैं इनको हम भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। पंजाबी की अपनी व्याकरण है तो भाषा है, कोंकणी की अपनी व्याकरण है तो भाषा है, बंगाली की अपनी व्याकरण है तो वो भाषा है। इस प्रकार से अपने भारतीय संविधान में 18 के लगभग भाषाओं को मान्यता दी गई है। राजस्थानी भाषा को भी हम मान्यता दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। राजस्थानी भाषा भी हो जाएगी अपनी मान्य भाषा जो डिंगल पिंगल की भाषा है। लेकिन बात हम हिंदी की करते हैं तो हिंदी में यही आपकी देवनागरी लिपि है जो अक्षरों पर आधारित है, जो पूर्ण रूप से लिखित भाषा है। मतलब इसकी एक विशेष न तो ये पूर्ण रूप से अक्षरात्मक न पूर्ण रूप से वर्णात्मक, दोनों का मिला जुला स्वरूप है ये। यही देवनागरी लिपि हिंदी है अपनी। आप अपने पाठ्य पुस्तक में अपने जो मैंने बताए हैं उनमें से आप प्रश्न बनाइए, प्रश्न याद कीजिए, रोज दोहराइए। भाषा क्या है, लिपि क्या है, कब इसको मान्यता दी गई, भाषा और लिपि में क्या अंतर है, बोली क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, हिंदी की सहायक बोलियाँ कौन कौन सी हैं, हिंदी की वर्णमाला क्या है, इसकी वर्तनी क्या है। आपने वर्तनी मैंने 1-2 बार ही उच्चारित किया था, वर्तनी का उपयोग किया। वर्तनी बेटा किसी भी भाषा में मात्राएं जो होती हैं वो वर्तनी कहलाती हैं। तो अपनी जो वर्तनी आ ई उ ये जो मात्राएं हैं ये वर्तनी है। तो वर्तनी से ही किसी भी भाषा शुद्ध लिखी जाती है, क्योंकि मात्रा हम छोटी बड़ी या गलत लगा देते हैं तो वो भाषा सही ढंग से लिखी शुद्ध नहीं कही जाती वो। इसलिए वर्तनी का ज्ञान होना जरूरी है। और वर्तनी का ज्ञान तभी होता है जब हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ते हैं। जब शुद्ध पढ़ेंगे तभी उसको हम शुद्ध लिख पाएंगे। इसलिए शुद्ध पढ़ना आवश्यक है। शुद्ध पढ़ने से ही
शुद्ध लिख सकते हैं। और शुद्ध लिखने और पढ़ने वाला ही भाषाविद कहलाता है, वही भाषा का अच्छा ज्ञाता बन सकता है। अन्यथा हम अशुद्ध पढ़ेंगे, अशुद्ध लिखेंगे, और अशुद्ध पढ़ने और लिखने से व्याकरणीय शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा। धन्यवाद।